Siraj, good afternoon. After a long time, we are again, discussing some important points in Kashmir Valley. और सबसे बड़ा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है यासीन मलिक के अगेंस्ट में जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। एंड ऑफ कोर्स ही हैज बीन ब्लेम्ड, आजीवन कारावास उसको मिला है और उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस भी सामने आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन तो एक्चुअली अगर आप देखो तो पाकिस्तान की तरफ से आया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने तो फिर भी थोड़ा सा गार्डेड दिया है। बट आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि पब्लिक का रेस्पॉन्स क्या है, क्योंकि जो ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ, मैंने 3 एक्चुअली ट्वीट पिकअप किए, एक तो शाह अहमद का और एक याना मीर का और एक दो और हैं, और उन्होंने किसी ने भी यासीन मलिक को सपोर्ट नहीं किया। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो जैसे भी कोई ऐसी बात होती थी तो पूरी वैली में रिएक्शन होता था। अभी तो उसके अगेंस्ट में मतलब ट्वीट्स आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वंस अगेन। तो जैसे कि आपने ये बताया यासीन मलिक के मुतालिक, तो मेरा ये मानना है यासीन मलिक के मुतालिक जो इनको कल ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है जुडिशरी के हवाले से। तो यहाँ लोग जो इसके बारे में एक्सपेक्ट इन चीज़ों को लेके पहले ही से एक्सपेक्टेशन थी कि इनको मतलब वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। तो लोग चाहते हैं कि अगर इन्होंने इनोसेंट पीपल या इनोसेंट लोगों को मारा है तो जुडिशरी का काम है कि इसको सजा दी जाए, वट एवर इट विल बी, आइदर इट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कुछ भी, जो भी सजा इसे दी जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम होता है उसकी जुडिशरी। तो कुछ लोगों ने जहाँ तक इसको अपोज किया, तो ज्यादातर मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान से ही अपोजिशन में बयानात आए कि यासीन मलिक को मतलब सजाए मौत नहीं दी जाए या उम्र कैद नहीं दी जाए। लेकिन लोकल कश्मीरियों की बात करें, जैसे कि आपने भी कहा कि काफी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जिन्होंने ओपनली इसको सपोर्ट किया कि यासीन मलिक जो था जो है ये एक टेररिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे गन कल्चर को स्टार्ट किया अर्ली 90s से लेके अभी तक। इनकी वजह से ही कश्मीरी पंडित यहाँ से माइग्रेट हो गए और इनकी वजह से ही काफी कश्मीरी पंडित मारे गए वैली के अंदर। और आज भी उसी के मतलब उसी का खिमियाजा हम भुगत रहे हैं कि इसी गन कल्चर की वजह से ही आज ये हालात बने हैं कि लोगों का जीना दोभर हो चुका है। अभी टारगेट किलिंग्स हो रही है, बाकी चीजें हो रही है, ये इन्हीं लोगों की देन है। लेकिन दूसरा हमारा मानना ये है कि 2019 से पहले जो हालात थे या 2014 से पहले जो हालात थे, इनको पिछली गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करूंगा, उनको एज हीरो ऑफ द नेशन प्रेजेंट किया गया था लोगों के सामने। इनको ही टेररिस्ट होने के बावजूद इनको यूथ आइकन कभी कहा गया, कभी इनको सेपरेटिस्ट लीडर कहा गया, कभी इनको ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया गया चाय के लिए, कभी मीटिंग्स के लिए। तो नाराज है इस चीज से भी लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इनको इस लेवल पे पहुंचाया कि आज लोग सोच रहे हैं कि इनको सजाए मौत दी जाए या ना दी जाए। तो इसमें कसूर प्रेजेंट गवर्नमेंट का नहीं है, उससे पहले जो भी गवर्नमेंट रही है उनका ही कसूर है। उन्होंने सेपरेटिज्म को इस तरह से बढ़ावा दिया कि सेपरेटिस्ट लीडर्स को उन्होंने एज यूथ आइकन बना के पेश किया। कभी एनडीटीवी के कॉन्क्लेव पे बुलाते थे, कभी आज तक पे बुलाते थे, कभी किसी और चैनल पे बुलाते थे। तो इनको एज यूथ आइकन बनाया गया, जिससे रेडिकलाइजेशन और बढ़ गई, जिससे लोगों में ये दहशतगर्दी के तई एक हमदर्दी पैदा हो गई। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन आज ओपनली इस बात को बोला जा रहा है कि दहशतगर्द कौन है और कौन इस कौम का हमदर्द है। अच्छा, सिराज, मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला जो चार्ज था ना, ये जो अभी जिसके ऊपर पनिशमेंट डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू द टेरर फंडिंग। और ये टेरर फंडिंग पूरी पाकिस्तान से आई थी और इसका सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और उसने, यासीन मलिक ने वो एक्सेप्ट भी किया है। और साथ में उसने कोर्ट को कहा है कि 94 ऑनवर्ड्स में किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट नहीं था। उसने ये एक्सेप्ट किया
कि इस टेरर फंडिंग में वो पार्टिसिपेंट था और साथ में उसने कोर्ट से ये भी प्लीड किया कि 94 ऑनवर्ड्स मैंने सिर्फ नॉन वायलेंट तरीके अपनाए। तो उस वजह से कई लोग ने उसको इस तरीके से प्रोपेगेट किया कि ये तो गांधी हो गया एंड समथिंग लाइक दैट। दिल्ली के कॉलेज में इनवाइट किया गया, उसको एक बार एक्चुअली वीसा भी दिया गया पाकिस्तान जाने के लिए, उसको कंट्री से बाहर भी भेजा गया। मतलब मुझे इस बात में कोई भी शक नहीं लगता कि काफी हद तक ये जो एक तरीके से जो ढीली अप्रोच रखी है टेररिज्म के प्रति प्रीवियस गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। अब मैं जो दूसरा सवाल आपसे पूछ जी रहा हूँ, या कुछ जी कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे बेसिकली हैं? बेसिकली मसला ये है सर कि जब 94 में यासीन मलिक ने सरेंडर किया, उस टाइम एक मिलिटेंट मिलिटेंट की हैसियत से ही काम कर रहा था। लेकिन मसला ये है कि अगर इन्होंने गन कल्चर को छोड़ दिया या वेपन छोड़ दिए, तो हमारा ये मानना है कि इनको फिर मेन स्ट्रीम में ही आना चाहिए था। एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए था या मेन स्ट्रीम में एज़ अ पॉलिटिशियन या एज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप में इनको आना चाहिए था। बल्कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेपरेट तंज़ीम बनाई, जेकेएलएफ के नाम से ही, और ये एक एमलगम के तौर पे रहा, पार्ट ऑफ द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो इसका ये मतलब है कि ये सेपरेटिज्म चाहे गन की वजह से चलाते थे, उसके बाद भी ये सेपरेटिज्म को ही सपोर्ट करते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इनको सपोर्ट किया, जो आज तक इम्पॉसिबल ही रहा इन लोगों के लिए। तो मैं बार-बार यही कहता हूँ कि एक अपीज़मेंट पॉलिसी हो रही थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका खिमियाज़ा यहाँ के नौजवान आज भी भुगत रहे हैं। ओके शिराज जी, ये तो पॉइंट वैलिड हो गया। तो अभी मैं दूसरा पॉइंट आपसे पूछूंगा कि वैली में अभी सिचुएशन क्या है, स्पेशली विद रेफरेंस टू टारगेटेड किलिंग। एक तो कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बेसिकली लोकल मिलिटेंट्स हैं या पाकिस्तान वाले हैं, और दूसरे पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर पा रही है, अगर नहीं कर पा रही तो क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, जो आजकल ये टारगेट किलिंग्स हो रही है, ये पहले भी हो रही थी, होती चली आ रही थी और आज भी हो रही है। एक एलिनेशन है लोगों में, यहाँ के नौजवानों में, काफ़ी नौजवानों में एलिनेशन है, जिसको एड्रेस करने में आज तक गवर्नमेंट नाकाम रही। प्रेज़ेंट गवर्नमेंट भी इन यहाँ के नौजवानों की बात सुनने में नाकाम रही है, या इनकी जो ग्रीवेंसेस है या बाकी चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करने में नाकाम रही। तो ऑब्वियसली एक मुल्क है हमारे पीछे इस चीज़ को चलाने के लिए, टेररिज्म के हवाले से या किसी भी चीज़ को वायलेंस के हवाले से अगर हम बात करेंगे, तो एक मुल्क है इसके पीछे जो एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है कि यहाँ पे ये वायलेंस जारी रहे। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पे जॉब क्रिएशंस होंगी, डेवलपमेंट होगी, बाकी चीज़ें होगी, तो ये एलिनेशन एक अ, जो नौजवानों में है या यहाँ के लोगों में है, दूर हो जाएगी। लेकिन अभी तक यहाँ के नौजवानों को एक पैशनेट हियरिंग कभी नहीं मिली। चाहे इसमें लोकल यूथ्स इन्वॉल्व हैं, टारगेट किलिंग्स में, या फॉरेन टेररिस्ट्स हैं इसमें इन्वॉल्व। एक ही बात है, मरता तो कश्मीरी ही है और कश्मीरी ही मारा जाता है। चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कल की वो टीवी एक्ट्रेस हो, अमरीन भट्ट हो, या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस वाला हो, या किसी भी सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई भी बंदा हो जो इस हिसाब से मारा जाता है, मरता तो हिंदुस्तानी ही है और मरता कश्मीरी ही है। इस बात को लेके सीरियसली अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज को कैसे कर्ब किया जाए। बेसिकली यह एलिनेशन दूसरे हिसाब से भी है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, उसकी वजह से भी एलिनेशन एलिनेशन है यहाँ के लोगों में। क्योंकि यहाँ के मामला जो है, जो लोगों के पर्सनल इश्यूज है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, बाकी चीजें हैं, उसको भी एड्रेस नहीं किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि आपको एक बात एक काम करने के लिए 50 ऑफिसर्स के पास जाना पड़ रहा है। तो जब जितना जल्दी मुमकिन हो सके कि यहाँ पे इलेक्शंस कराए जाए, यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, तो सारी चीजें फिर धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। ओके, ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि अभी इलेक्शन कराया जाए और उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो रेस्पॉन्सिबल हो। एंड ऑफ कोर्स सिराज, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे, ये भी बात एक्चुअली हुई थी कि
ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट इवन देन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो होने ही चाहिए, जिनको मतलब लोकल्स की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो एड्रेस करें। ये तो एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब मैं सिराज ये देख रहा था कि जब मैंने ट्विटर पे देखा तो कम से कम मुझे 3 या 4 लोग मतलब जिनको मैंने पहचाना, उसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो टारगेटेड किलिंग के अगेंस्ट में हैं, टेररिस्ट के अगेंस्ट में हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट में हैं। और अभी जैसे वो जो टीवी एक्ट्रेस जिसका आपने नाम लिया, उसकी किलिंग हुई है तो लोगों ने बड़ी वायलेंट प्रोटेस्ट किए। वायलेंट तो मैं क्या कहूँ उसको, बट एजिटेटेड प्रोटेस्ट लोगों ने किए। राहुल भट्ट का तो आपको पता ही है कि उसके बाद भी बड़े एजिटेशन हुए थे। तो मेरा मतलब ये है कि लोग एक बार को तो खुल के सामने आ रहे हैं टेररिज्म के सामने। ये सिचुएशन मुझे पहले तो नजर नहीं आती थी। अभी कुछ जी, चेंज है एग्जैक्टली। लोगों में क्या? बिल्कुल सर, आपका कहना सही है कि यहाँ के लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ के लोग मतलब अब तंग आ चुके हैं इस वायलेंस से। हमें हर दिन, हर घड़ी एक-एक मतलब खोना पड़ता है, एक-एक प्रेशियस लाइफ को, एक-एक कीमती जान को हमें खोना पड़ रहा है, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारी ही फैमिलीज़ पे, हमारी ही सोसाइटी पे। लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये भी गिला है कि यहाँ के नेशनलिस्ट जो यूथ है या लोग हैं, उनको भी ये लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई ओपनली चैलेंज करता है मिलिटेंसी को या टेररिज्म को या सेपरेटिज्म को या किसी और चीज को ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या ओपनली डिबेट्स में उनको अपोज करता है, तो उनको भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनको भी डिफेंड, ये सिक्योर करने में नाकाम नजर आ रही है। अब रही ब्यूरोक्रेसी की बात, यहाँ के लोकल जो है, मैं ही जानता हूँ मेरे मोहल्ले के मसले क्या है, मेरे गांव के मसले क्या है, मेरे शहर के मसले क्या है। अब अगर मुंबई से कोई बंदा आता है, वो एडवाइजर है गवर्नर साहब का, या राजस्थान से है, या किसी भी रेस्ट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट का है, उसको यहाँ के लोगों के एस्पायरेशंस और जो मामलात है या यहाँ के जो सिचुएशन है, उस हिसाब से उसको ज्यादा वो चीजें मालूम नहीं रहती है और मिसगाइड हो जाती है गवर्नेंस कहीं ना कहीं पे। जैसे यहाँ के लोकल्स को पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, अमन की जरूरत है, स्कूल्स डेवलपमेंट की जरूरत है, तो मिस गाइडेंस है। और एक जो ब्रिज बनना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली और यूटी के दरमियान, जम्मू कश्मीर के दरमियान, वो ब्रिज कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। एजेंसीज तो अपना काम कर रही है बड़ी ही खुश असलूबी से, लेकिन कब तक जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी एजेंसीज के ही हवाले रहेगा? हमें आज भी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए और कल भी इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। तो सेंटर को अब चाहिए, जैसे इन्होंने वादे किए हैं कि स्टेट भी मिलेगी वापस, उनको स्टेट भी देना चाहिए यहाँ के लोगों को, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे लिया जाएगा। स्टेट भी वापस मिलनी चाहिए और इलेक्शन भी होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि लोगों की ग्रीवेंसेस एड्रेस हो सके, एड्रेस हो सके। या ये तो बहुत ही फेयर पॉइंट है सिराज। ये तो मतलब एक बड़ी फेयर सी रिक्वायरमेंट है, और मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में डेफिनेटली सोच रही होगी। हालांकि हम तो इस किसी डिसीजन मेकिंग के पार्टिसिपेंट नहीं है, बट पॉइंट ये है कि ये बड़ी फेयर सी रिक्वायरमेंट है। अच्छा सिराज, एक मेरा जो क्वेश्चन है, शायद मैंने पिछली बार भी पूछा होगा, जो मेरा अंदाजा है उसमें यह है कि जो अभी लोकल मिलिटेंट्स हैं ना, वो ज्यादा इन्वॉल्व हैं इन टारगेटेड किलिंग में। हालांकि अभी मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई थी कि पाकिस्तान की कोई सेल जो है वो भी श्रीनगर में काम कर रही है, यू नो टारगेटेड किलिंग को सपोर्ट करने के लिए। बट नेवरदिलेस मेरा पॉइंट ये है कि सोसाइटी में, कम्युनिटी में, गलियों में, मोहल्लों में लोगों को पता तो है कि भाई ये बंदा डाउटफुल है या इसके शायद कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर पुलिस को भी धीरे धीरे करके तो इन्फॉर्मेशन आती ही होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब उनको इन्फॉर्मेशन जाती है तभी तो वो टारगेटेड किलिंग करते हैं। तो इधर से भी उनकी भी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आती होगी। तो इसमें जो कश्मीर सोसाइटी है सिराज, उसका बहुत बड़ा रोल है, या फिर इन जो इस तरह के टेररिस्ट हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है क्या? इज दैट सो? नहीं, बेसिकली क्या क्या बेसिकली जो मसला है, जो आज का
आज की मिलिटेंसी है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी हट के है अर्ली 90s की मिलिटेंसी से। आज हाइब्रिड टेररिज्म है। इसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी चैलेंजेस का मुकाबला है। मतलब ओके। पता ही नहीं चलेगा आपको कि कौन मिलिटेंट है, कौन नहीं है। एक ओजीडब्ल्यू पिस्टल लेके जाता है, किसी को भी शूट कर देता है, फिर घर आके आराम से बैठ जाता है, सोसाइटी में बैठ जाता है। और आज के दौर में एफटीएस का ज़्यादा रोल रहता है, फॉरेन टेररिस्ट्स का। वो भी काफ़ी मतलब एक्टिव है यहाँ पे। सिक्योरिटी के वो तो सिक्योरिटी एजेंसी ही डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि कितने हैं, क्या है। उसके बारे में ज़्यादा तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न मामले होते हैं। तो लेकिन जो हैं। टारगेट किलिंग्स हो रही है, उसमें लोकलिस्ट का भी हाथ है और फॉरेन टेररिस्ट्स का भी हाथ है। बेसिकली ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से, जो ऑनलाइन आज मतलब जिम्मेदारी भी लेती है कि उन लोगों ने किस किस को टारगेट किया है। जैसे राहुल भट्ट के बारे में टीआरएफ का स्टेटमेंट आया, या कल की जो अमरीन भट्ट मारी गई उसके मुतालिक भी स्टेटमेंट आया। उससे पहले ये जो कि पुलिस कांस्टेबल छुट्टी पे घर गया था जिसकी भांजी को भी गोली लगी थी, उसके बारे में भी टीआरएफ ने ओपनली स्टेटमेंट में कहा कि वो उन लोगों ने ही उसको शहीद कर दिया। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काफ़ी अहम रोल है, जो आज भी देखा आपने अर्ली मॉर्निंग आज कुपवाड़ा में 3 फॉरेन टेररिस्ट्स मारे गए। उससे पहले भी 2-3 टेररिस्ट मारे गए। साउथ कश्मीर में भी 2-3 एनकाउंटर्स में लगभग ऑलमोस्ट 3 से 9 मिलिटेंट मारे गए। सिक्योरिटी एजेंसीज़ अपना काम कर रही है, बखूबी तरीके से अपना काम निभा रही है। लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हाइब्रिड टेररिज्म है, तो उस लिहाज से थोड़ा इनको भी सिक्योरिटी के हिसाब से भी चैलेंज है, और आम लोगों को भी इससे बहुत मतलब चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सिराज सही बात है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे जिस हिसाब से जैसे ये टीवी एक्ट्रेस का इन्होंने उसकी किलिंग की है और बाकी जो पुलिसमैन की किलिंग की है, इसमें काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है जो टेररिस्ट हैं उनकी एक डेस्परेशन भी साफ नज़र आ रही है कि परेशान हैं, कॉर्नर्ड हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट बिल्कुल सर, दैट बिल्कुल। एंड आपने भी एप्रिशिएट किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। अब ये जो कुपवाड़ा का हुआ है, ऑल दैट इंसिडेंट, इन सब से ये तो प्रूव हो रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि अभी अगर एक बार को इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आएगी तो थिंग्स विल फर्दर इम्प्रूव। आई थिंक दैट इज व्हाट वी कैन लीव बिल्कुल, दिस वीडियो बिल्कुल ऑन दैट काफ़ी नोट। चीज़ें बदल जाएँगी अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे होगी, हाँ, तो आई काफ़ी थिंक चीज़ें सो। बदल भी या जाएँगी। इवन आई एम ऑप्टिमिस्टिक। सो थैंक यू सिराज सो मच। इट्स रियली अ प्लेजर थैंक यू टॉकिंग टू सो यू मच। वंस अगेन एंड वी विल बी इन टच। ओके, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। I'm sure you like this conversation. Please like, share, and subscribe. Thank you so much. I will see you in next discussion, next video.